नमस्कार, आदाब। मैं ऐश्वर्य यासिर, स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना हाईकोर्ट के 9 अक्टूबर के आदेश की एक विस्तृत प्रति को शुक्रवार देर रात उपलब्ध कराई गई थी। उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि राज्य चुनाव आयोग राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव के साथ आगे बढ़ सकता है। हालांकि मौजूदा आरक्षण पैटर्न के मुताबिक अदालत ने सरकारी आदेश 9, 41 और 42 पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है। इसमें 42% BC आरक्षण प्रदान किया गया था और चुनाव कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई थी। मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति की पीठ ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है, जहां की कांग्रेस सरकार के नवीनतम आदेश के तहत पिछड़ा वर्गों के लिए कुल आरक्षण बढ़ाकर 67% कर दिया गया है। आदेश में पीठ ने स्पष्ट किया है कि उसने चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है, क्योंकि चुनाव आयोग का अधिकार बरकरार है। रोक उक्त सरकारी आदेशों के क्रियान्वयन पर थी और मामले का फैसला होने तक बढ़ा हुआ आरक्षण स्थगित रहेगा। आदेश में पिछड़ी जातियों के आरक्षण के निर्धारण के लिए ट्रिपल टेस्ट आयोजित करने की शर्तों के अभाव की ओर इशारा करते हुए तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग से अनुपातिक सीटों को खुली श्रेणी के रूप में अधिसूचित करने और तेलंगाना में लंबे समय से लंबित स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित करने के लिए कहा गया है। हैदराबाद से सांसद और MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि बिहार में हमारी राजनीतिक यात्रा सीमांचल की धरती से शुरू हुई। हमने कहा कि सीमांचल के साथ न्याय होना चाहिए। सीमांचल अविकसित है, मानव विकास संकेतक बहुत खराब हैं। ये एक बात है। दूसरी बात, बिहार में कुशासन और भ्रष्टाचार है, कई मुद्दे हैं और फिर मुस्लिम समुदाय के भीतर अलगाव की भावना है। अलगाव का मतलब है कि हर समुदाय, हर जाति के पास नेतृत्व है, लेकिन बिहार में लगभग 19% मुसलमानों के पास नेतृत्व का अभाव है। देखिए, हमारी जो सियासी शुरुआत हुई थी बिहार में, सफर का आगाज हुआ था, सियासी सफर, वो सीमांचल की सरजमीन से हुआ था। हमने कहा था कि सीमांचल से इंसाफ होना चाहिए। उस पर हमने एक बड़े बड़े स्कॉलर्स को बिठाकर एक 5 साल पहले एक स्टडी भी करवाई थी, एक बुक भी निकलवाई। तो बेसिकली सीमांचल का जो अंडर डेवलपमेंट है, वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बहुत खराब हैं, वो एक है। दूसरा, ओवरऑल बिहार में जो मिसगवर्नेंस है, करप्शन है और जो सैलाब से जमीन कट जाती है, ये बहुत से इश्यूज हैं, ये हैं। और फिर एक सेंस ऑफ एलिनेशन है मुस्लिम कम्युनिटी में। एलिनेशन से मुराद कि भाई हर समाज का, हर कास्ट का एक लीडरशिप है और 19%, 18% बिहार के मुसलमानों को लीडरशिप नहीं है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि कामारेड्डी के भाजपा विधायक वेंकटरमण रेड्डी ने हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेड्चल मल्काजगिरी जिलों में झीलों पर कथित अतिक्रमण के मुद्दे को विधानसभा में उठाने के बजाय अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला क्यों लिया। अदालत ने राज्य सरकार, हाइड्रा, HMDA और GHMC को नोटिस जारी कर झील का अतिक्रमण के बारे में स्पष्टीकरण मांगा और सुनवाई 30 अक्टूबर तक स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति विधायक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिन्होंने आरोप लगाया कि रियल एस्टेट कंपनियां बहुमंजिला इमारतें बनाने के लिए झीलों और अन्य जल निकायों पर अतिक्रमण कर रही हैं। विधायक के वकील ने जवाब दिया है कि उनके मुवक्किल ने ये मामला विधानसभा में उठाया था। उन्होंने बताया कि संबंधित मंत्री ने कहा था कि सरकार ने अतिक्रमण हटाने के लिए एक समर्पित हाइड्रा तंत्र स्थापित किया है और वहां शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी है। 42 नेताओं ने सिद्दीपेट शहर में माधव रेड्डी का पुतला जलाया, जिन्होंने उच्च न्यायालय में BC आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने स्थानीय निकाय चुनाव में BC के लिए 42% आरक्षण लागू करने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। इस अवसर पर बोलते हुए 42 के पिछड़ा वर्ग के नेता ने कहा कि पिछड़ा वर्ग राजनीतिक अवसरों में अपना उचित हिस्सा मांग रहा है। चूँकि तेलंगाना की लगभग 50% आबादी पिछड़ा वर्ग की है, इसलिए उन्होंने कहा कि 42% आरक्षण पाना उनका अधिकार है। उन्होंने रेड्डी जागृति नेता माधव रेड्डी और कुछ अन्य लोगों पर इस मांग में बाधा डालने के लिए निशाना साधा है। 42 नेताओं ने मुख्यमंत्री A. रेवंत रेड्डी पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण पर कानून बनाने के बजाय सिर्फ एक आदेश जारी करके लोगों को गुमराह किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी 42% आरक्षण लागू करने में विफल रही तो वो उसे जरूर सबक सिखाएंगे। तेजस्वी यादव के सरकारी नौकरी के वादे पर भाजपा नेता तरुण चुग के बयान पर कांग्रेस सांसद अनिल कुमार यादव ने कहा है कि भाजपा नेताओं की हमेशा से ये आदत रही कि जब भी कांग्रेस नेता या फिर कोई अपोजिशन का लीडर कुछ कहता है तो उसका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। बिहार में पेपर लीक के लिए कौन जिम्मेदार है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस बार बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतेगा और वहाँ किए गए अपने सभी वादों को पूरा करेगा। बीजेपी के नेताओं का हमेशा से ही ये प्रैक्टिस रहा है, जब भी कांग्रेस का नेता या इंडिया ब्लॉक का कोई भी नेता कुछ बोलता है तो उनके विरोध में उनके सारे नेता आके स्टेटमेंट करते हैं। पर उनको ये बात हमेशा याद रखना चाहिए, जो प्रॉमिसेस नरेंद्र मोदी साहब ने देश के युवाओं के लिए किया है
उसके बारे में भी हमेशा वो जब बोलते हैं उसके बारे में ध्यान में रख के बोलना चाहिए। उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। आज पूरा देश जानना चाहते हैं कि कितने नौकरियां आज सेंट्रल गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। दूसरी बात, बिहार की जो स्थिति है, बिहार की स्थिति आज लगभग हर कोई वहां पे जो बेरोजगार है बहुत परेशान है। आज वो लोग मजबूरन दूसरे स्टेट्स में आके अपना रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं। इसका कारण कौन है? वहाँ पे जो बीजेपी और नीतीश की सरकार है उसका कारण यही लोग हैं। ये लोग वहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर सकने के वजह से वहाँ के जो पढ़े लिखे युवा है वो लोग सारे आके बाहर के स्टेटों में काम कर रहे हैं। और बिहार का जो स्थिति है, इस तरह से उन्होंने एजुकेशन का जो धज्जियां उड़ा दी है, इस तरह से पेपर लीक वहां पे हुए, इसका कौन जिम्मेदार है? इसका भी जिम्मेदार नीतीश को और बीजेपी सरकार ही इसके जिम्मेदार है। आज पूरे देश के अंदर कई युवाओं ने सुसाइड कर लिया कि उनका एग्जाम्स पेपर लीक होने के वजह से कई लोगों ने सुसाइड किया है। इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार भी नरेंद्र मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार है। और ये लोग हमेशा, बीजेपी का हमेशा प्रैक्टिस रहा है, जुमला बोलते हैं फिर बोलते हैं कि ये जुमला है। हम लोग जब उन्होंने वादा किया था हर एक के अकाउंट में पैसा आएगा, जब पूछा तो बोला ये जुमला है। झूठ बोलने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हमें पूरा यकीन है इंडिया ब्लॉक जो है इस बार बिहार की चुनाव जीतेगी और जो भी कमिटमेंट वहां पे दिया जा रहा है वो 100% फुलफिल किया जाएगा। बीआरएस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री टी हरीश राव ने जॉर्डन में फंसे तेलंगाना के 12 माइग्रेंट वर्कर्स की दुर्दशा की अनदेखी करने के लिए सरकार की कड़ी आलोचना की है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि बार-बार अपील के बावजूद केंद्र और राज्य सरकारें खाड़ी पीड़ितों को आश्वासन देने में विफल रही हैं और उदासीनता से काम कर रही हैं। हरीश राव ने कहा है कि निर्मल, कामारेड्डी, निजामाबाद, जगतियाल और सिद्दीपेट जिलों के माइग्रेंट वर्कर्स विदेशी धरती पर गंभीर संकट में रह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हाथ में पैसे न होने और कंपनी की अनुमति के बिना वो घर लौटने में असमर्थ हैं और कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर खाड़ी क्षेत्रों के कामगारों और माइग्रेंट भारतीयों के कल्याण के लिए अपने अभय हतम घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। हरीश राव ने कहा है कि अभी तक एक भी आश्वासन पूरा नहीं किया गया है। हैदराबाद में गोशामहल विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ पैगंबर मोहम्मद साहब पर उसकी टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। जुमा की नमाज के बाद मौला अली के स्थानीय लोगों ने उसके कथित घृणास्पद बयान के लिए जवाबदेही की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के इंदौर में एक सार्वजनिक सभा के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उसकी ये टिप्पणी देश भर में चल रहे आई लव मोहम्मद विरोध प्रदर्शनों और उसके बाद मुसलमानों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के खिलाफ FIR और हिरासत की पृष्ठभूमि में आई है। स्थानीय मुसलमानों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने IT अधिनियम और BNS की धारा 196(2), 197, 221, 229, 352, 353(2) और 61 के तहत मामला दर्ज किया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने BNSS के तहत जारी नोटिस को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं को BNSS नोटिस नहीं मिला तो मुझे क्यों दिया गया। ये बयान न केवल राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है बल्कि नई आपराधिक न्याय व्यवस्था पर सवालों को और गहरा कर रहा है। ये घटना लोकसभा में BNSS संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान की है। ओवैसी ने अपने 20 मिनट के भाषण में कहा है कि ये कानून जो CRPC की जगह ले चुका है न्याय का दावा करता है, लेकिन वास्तव में ये विपक्ष को कुचलने का हथियार बन गया है। उन्होंने BNSS की धारा 223 का हवाला देते हुए बताया कि नोटिस से पहले शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज करना अनिवार्य है, लेकिन उनके मामलों में ऐसा नहीं हुआ। ओवैसी ने गुस्से में कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस धारा पर साफ फैसला दिया कि बिना बयान नोटिस अवैध है, फिर मेरे साथ ये भेदभाव क्यों। उन्होंने कहा है कि मुझे 8 अक्टूबर को नोटिस मिला जब दिल्ली में धारा 163 लागू थी। विरोध प्रदर्शनों के नाम पर शहर को किले में बदल दिया गया, लेकिन कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों को कोई नोटिस क्यों नहीं मिला। क्या इसलिए कि मैं सरकार की नीतियों पर सबसे मुखर हूँ। ओवैसी ने जोर देकर कहा है कि BNSS में फॉरेंसिक जांच 7 साल से अधिक सजा वाले अपराधियों के लिए अनिवार्य है, लेकिन मेरे मामले में प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। ये नोटिस राजनीतिक प्रतिशोध है।
कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु सुरंग सड़क परियोजना के विषय पर कहा है कि हमने पूरे लाल बाग और सुरंग की योजना देखी है। हमने निर्देश दिया है कि हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल उद्घाटन के लिए लगाए गए पर्दे का इस्तेमाल करेंगे। ये आधे एकड़ के छोटे से क्षेत्र में किया जाएगा। इसका उपयोग परिसर की सीमा पर किया जाएगा। हम जानते हैं कि इस क्षेत्र की सुरक्षा कैसे करनी है। हम लाल बाग को परेशान नहीं कर रहे हैं, हम इसका ध्यान रखेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि तालिबान के प्रतिनिधि के भारत दौरे के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को बाहर क्यों किया गया। उन्होंने एक्स पर अपने एक ट्वीट में कहा है कि अगर सरकार की महिलाओं के अधिकारों की मान्यता सिर्फ चुनावी फायदे के लिए नहीं होती तो भारत की सबसे सक्षम महिलाओं के साथ हुई इस बेइज्जती को कैसे अनुमति दी गई। प्रियंका ने याद दिलाया कि भारत की महिलाएं देश की रीढ़ और गर्व हैं। प्रियंका ने लिखा है कि प्रधानमंत्री जी कृपया स्पष्ट करें कि तालिबानी प्रतिनिधि के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले महिला पत्रकारों को हटाने के बारे में आपकी स्थिति क्या है। महिलाओं के अधिकार केवल चुनावी पोस्टरिंग नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि शुक्रवार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी महिला पत्रकार को शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तालिबान की इस नीति की तीव्र आलोचना हुई। कई पत्रकार और सोशल मीडिया यूजर्स ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सबरीमाला सोना चोरी मामले पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि सबरीमाला भारत में सभी के लिए एक पवित्र मंदिर है। सबरीमाला से हुई घटना हम सभी के लिए दुखद है। ये स्पष्ट संकेत है कि केरल सरकार और देवस्थानम बोर्ड इस घटना को छिपाने की कोशिश कर रहा है। केरल हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ये मामला पकड़ में आया है। अदालत की निगरानी में सीबीआई जाँच से ही असली दोषियों का पता चल सकता है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।